अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर किस हवाले से है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी चीज़ होगी जो हम सीखेंगे वो क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। दूसरी चीज़ अल्कली मेटल्स क्या होती हैं। तीसरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं। और इसके अलावा हमने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज जानना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। मैंने बताया कि क्वेश्चन आ सकता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। जब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं, जिनमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मतलब पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो फर्स्ट टू ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं या इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम रिव्यू करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में पाए जाते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में पाए जाते हैं। दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ज़बानी कलामी तो मैंने कह दिया कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में पाए जाते हैं। तो समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, या इनमें से कोई भी मैं एक ले लेता हूँ। सोडियम अगर मैं ले लूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो क्या होगा? न्यूक्लियस फर्स्ट शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकंड शेल होगा जिसमें कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और थर्ड जो होता है उसमें इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है। जब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि कैसे इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में आते हैं। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये खड़ा 11th जो इसका इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आएगा? एस सब शेल में आएगा। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो हम किस तरह करेंगे? 11 है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको इस टॉपिक में इसके बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं। लेकिन आपको ये बताने के लिए कि इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, दैट्स वाई मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दी अभी जनरली। उसके बाद इस तरह कोई भी देख लेते हैं। अगर मैग्नीशियम या कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3p6 के बाद क्या आएगा? 4s2। तो इसका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये रीज़न क्लियर हो जाती है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में पाए जाते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपने क्या लिखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड सो बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सब शेल। इस तरह से आप जितने भी ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। 4 ब्लॉक्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में।
तो सब की डेफिनेशन आप एक ही डेफिनेशन से कवर कर सकते हो। मतलब अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आ जाए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो आप लिखोगे कि इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द पी सब शेल। डी के लिए क्या कहोगे, डी सब शेल, और एफ के लिए क्या कहोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एफ सब शेल। यहाँ पर पहली बात कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। फर्स्ट ए ग्रुप, ये जो होता है अल्कली मेटल्स का, ये होता है फर्स्ट ए ग्रुप, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो ग्रुप होता है इसको कहते हैं सेकंड ए ग्रुप। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, पहले तो देख लें कि अल्कली मेटल्स हैं कौन कौन सी। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल्स हैं। आप कहोगे कि इसमें तो हाइड्रोजन भी होता है फर्स्ट ए ग्रुप में। हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं होता, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सारी अल्कली मेटल्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब ये है कि इनको हम अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वर्ड है ना आपका ये अल्कली, ये अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड, और इसका मतलब होता है एशिज। अल्कली का क्या मतलब होता है, एशिज। अब एशिज किसे कहते हैं, राख को जलने से जो चीज़ बनती है। तो जो अरब थे तो उनके जब प्लांट्स और मतलब दरख्त वगैरह जब जल जाते थे तो उनकी एशिज में उनको क्या मिला था, उनको मिला था सोडियम और पोटाशियम। अरब जो थे उनको एशिज में क्या मिला था, प्लांट्स के एशिज में उनको क्या मिला, सोडियम और पोटाशियम मिला, सोडियम और पोटाशियम। दैट्स वाई फिर अरबी लोगों ने क्या किया कि इन मेटल्स को, सोडियम और पोटाशियम को किसका नाम दिया, अल्कली मेटल्स का नाम दे दिया। अल्कली मीन्स एशिस, दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। पिछले टॉपिक में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, दैट्स वाई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज भी बहुत कम होती हैं। और इसी तरह ये जो होते हैं अल्कली मेटल्स, वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं वाटर के साथ। पिछले टॉपिक में आपको बता चुका हूँ कि सोडियम का जो ऑक्साइड था, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। मतलब ये अल्कलाइन सॉल्यूशंस भी बनाते हैं वाटर के साथ। उसके बाद आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स कौन से हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब इनके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, तो इसका क्या आंसर बनेगा। यहाँ पर देखें दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक अल्कलाइन और दूसरा अर्थ। मेटल्स तो ये हैं, तो अर्थ का वर्ड क्या शो कर रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते थे, दैट्स वाई उनको अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अल्कलाइन क्यों बोलते हैं, अल्कलाइन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं। लाइक हमारे पास बेरियम जो है ये पानी के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम क्या बनाता है, बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम क्या बनाता है, पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह कैल्शियम भी क्या बना सकता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना सकता है। मतलब ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं, दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं, अब यहाँ पर देखें ये बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड, अब यहाँ पर या फिर इसको हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये ऐसे भी तो हो सकता था ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये ऐसे क्यों नहीं है,
इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कैल्शियम जो होता है, अब कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की सलाहियत रखता है कैल्शियम। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो क्या बनेगा, Ca2+ बन जाएगा। जबकि OH कहाँ से आता है, OH आता है वाटर से, कि वाटर जब आयोनाइज होता है तो H+ और OH नेगेटिव आयंस बनाता है। अब यहां से क्या आ रहा है, OH नेगेटिव आयन आ रहा है। अब OH नेगेटिव ये तो है 2+ और OH नेगेटिव क्या है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। तो अब इसके साथ रिएक्ट करवाने के लिए ये भी तो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो इसलिए हम 2 लगा देंगे। दैट्स वाई क्या बनेगा, कैल्शियम 1 होगा, हाइड्रोक्साइड 2 होंगे, तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला दुरुस्त है, ये वाला गलत है, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखें ना, 2 प्लस चार्ज हो गए और 2 माइनस के चार्ज हो गए, आपस में कैंसिल करेंगे और जो कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसी तरह बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हमने कवर कर लिया अल्कली मेटल्स का कॉन्सेप्ट भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉन्सेप्ट भी। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जनरल व्यू दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि जब भी हम किसी एलिमेंट की या किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं, एटॉमिक नंबर को देखते हैं, एटॉमिक नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलता है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर उसके गिर्द क्या होते हैं, शेल्स आपको मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं। शेल्स कौन कौन से होते हैं, पहला जो शेल होता है वो K शेल होता है, दूसरा L शेल होता है, तीसरा M शेल होता है और चौथा N शेल। फिर आगे प्रोसीड करते जाते हैं। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, M शेल में मैक्सिमम 18 और N शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है 2n का स्क्वायर। N यहाँ पर क्या होता है, शेल नंबर है, शेल नंबर, यानी कि K के लिए N की वैल्यू 1, L के लिए N की वैल्यू 2, M के लिए N की वैल्यू 3 और N के लिए N की वैल्यू क्या बनेगी, 4 बनेगी। पुट करके आप ये निकाल सकते हो। वैसे आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस में आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल व्यू दे रहा हूँ कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब देखें, जितने भी शेल्स होते हैं ना, इनमें फिर सब शेल्स होते हैं। मतलब K शेल है, इसमें कितने सब शेल होते हैं, एक सब शेल होता है। कौन सा है वो सब शेल, S सब शेल होता है, इसमें S सब शेल होता है। अब ये S जो होगा ये कौन से वाला होगा, 1s होगा, 1, क्योंकि पहला शेल है ना, तो इसको हम क्या नाम देंगे, 1s का नाम देंगे, इसीलिए। और इसी तरह फिर क्या होगा, L शेल में कितने 2 सब शेल होंगे, कौन से होंगे, 2s होगा और 2p होगा, ठीक है। उसके बाद M शेल में कितने होंगे, 3 सब शेल होंगे, तीसरा शेल है तो इसमें 3 सब शेल होंगे, क्या होगा, 3s, 3p एंड 3d होगा। उसके बाद N शेल जो होगा, इसमें चौथा शेल है ना ये, तो 4 सब शेल होंगे, मतलब 4s होगा और 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा, ठीक है। ये तो हो गया जनरल सा व्यू। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं सब शेल्स में डालते हैं, इन्हीं सब शेल्स में डालते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अल्कली मेटल्स की भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो कौन सा रूल देखते हैं, हम देखते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का दूसरा नाम है N+L रूल। यहाँ पर N क्या होता है, N यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि शेल्स के लिए दिया जाता है, शेल्स के लिए, और L यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है जिसको हम सब शेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब N 1s की अगर बात करते हैं तो N की कीमत
क्या होगी, पहले के लिए 1 होगी, पहले शेल के लिए n की कीमत क्या होगी, 1 होगी। और l की कीमत हम देखते हैं सब शेल्स के लिए, यानी कि l की जो वैल्यूज है ना सब शेल्स के लिए, अगर हम बात करते हैं S, P, D और F 4 सब शेल्स होते हैं, तो S सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है L की वैल्यू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पर हम देखते हैं एनर्जी लेवल। ऑफबाउ क्या कहता है, ऑफबाउ का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि कम एनर्जी वाला सबशेल जो होगा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद फिर क्या ज्यादा एनर्जी वाले में डालेंगे और इस तरह से फिर आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो सबसे पहले किस में डालते हैं 1s में इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, उसके बाद 2s में डालते हैं, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s, फिर उसके बाद किसकी बारी होती है 4d की, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, उसके बाद 5f की होती है, फिर 6d और फिर 6f की बारी आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हो तो इसी तरतीब से हम चलते हैं। ये तरतीब किसने बनाई थी, ऑफबाउ प्रिंसिपल के तौर पे, यानी कि हमको मिली थी। ऑफबाउ प्रिंसिपल को जब हम देखते हैं तो हमें ये तरतीब देखने को मिलती है और इसी तरतीब से हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अभी देखते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिथियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। सबसे पहले किसकी बारी होती है 1s की बारी होती है। लो जी 1s लिख दिया 1s। अब यहां पर क्या s होता है, p होता है, d होता है, f सब शेल होता है। s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6, d में 10 होते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये भी आपने हमेशा याद रखना है। तो 1s आ गया, 1s s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इसमें डाल दिए। 1s के बाद किसकी बारी है 2s की बारी है। तो 2s में कितने 2 तो आ गए 1s में। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 2s में आएगा। इसमें एक ही आ सकता है क्योंकि इसके पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी बन गई लिथियम की बन गई। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 में क्या करेंगे सबसे पहले 1s में 2 आ जाएंगे, उसके बाद 2s में 2 आ जाएंगे। 2s के बाद किसकी बारी है 2p की। तो 2p में कितने आते हैं 6 आते हैं, ठीक है 6 आ जाएंगे। और 2p के बाद 3s की बारी होती है, 3s में कितना 1 बचा तो वो 3s में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई सोडियम की। लेकिन अब इस चीज से बचने के लिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह से, बिग ब्रैकेट में नियोन लिखा हुआ है, उसके बाद 3s1 लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज है देखें, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है। मतलब यहां तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो नियोन की बनती है। और नियोन यहाँ पर क्या है नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नियरेस्ट नोबल गैस जो है सोडियम के वो नियोन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो यहाँ तक जो बनती है 2p6 तक वो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। दैट्स वाई हमने क्या नियोन लिख दिया बिग ब्रैकेट में, ठीक है, इसकी लेंथ से बचने के लिए कि इतना लेंथ ही कौन लिखी। ये तो खैर छोटा है, इसके अलावा बड़े बड़े आपको एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा लिखने यानी कि लेंथ से बचने के लिए हम क्या करते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन साथ में लिख देते हैं और उससे आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर अब नियरेस्ट नोबल गैस नियोन है। तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मैंने आपको बताया। 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ जाएंगे, 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई सोडियम की बाद पोटाशियम की कैसे बनेगी, सोडियम के बाद हम पोटाशियम की करेंगे। तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या सबसे पहले 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 2p की बारी, 2p में कितने आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 3s में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद 3p में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स।
और उसके बाद 3p के बाद किसकी बारी है, 4s की बारी है, 3s 3p के बाद 4s की बारी है। तो 4s में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया तो 1 आएगा, क्योंकि देखें 2 4 10 12 18 19 19 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है हीलियम नियॉन के बाद आर्गॉन की। तो इसमें आप लिख सकते हो आर्गॉन बिग ब्रैकेट में, उसके बाद 4s1। तो पोटाशियम के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन है, आर्गॉन है। आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है, इसलिए आपने आर्गॉन को बिग ब्रैकेट में डाला, लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ता है 4s1, उसके साथ आपने 4s1 लिख दिया। ये किसकी हो गई, पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। पोटाशियम के बाद है रुबीडियम। रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो रुबीडियम के पास 37 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके पास 37 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 37 इलेक्ट्रॉन्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अब क्या हमने देखना है इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी बनती है। आप अगर लेंथ वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है, आप इजीली कर सकते हो, इसी रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। लेकिन अब रुबीडियम के जो नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गॉन के बाद वो क्रिप्टॉन होती है, क्रिप्टॉन। तो हम क्या करेंगे, क्रिप्टॉन को बिग ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, क्रिप्टॉन का अब कहाँ तक बनेगा, क्रिप्टॉन का कहाँ तक बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 तक, और 36 यहाँ पर बनती है, यानी कि 2 इसमें आएंगे। अच्छा हम इसकी कंप्लीट ही कर लेते हैं, दिक्कत से बचने के लिए, आपको भी समझ आ जाएगा। कंप्लीट इसकी कर लेते हैं, 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद किसकी 3d की बारी होती है। तो 3d में कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। 7 बज गए, 3d के बाद किसकी बारी आएगी, 4p की। 4p में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और 4p के बाद 5s की बारी आ रही है। तो 5s अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो क्रिप्टॉन की बनती है, वो क्रिप्टॉन की बनती है। तो यहाँ पर आप क्रिप्टॉन को बिग ब्रैकेट में डालोगे, उसके बाद 5s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 5s में क्या करोगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, और ये किसकी बन जाएगी, रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो सीजियम है और फ्रांसियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ इसी तरह हम करेंगे। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट में नहीं करूंगा, टाइम को बचाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया। अब आपने जस्ट खुद से कंप्लीट करनी है, और मैंने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो नेक्स्ट क्या होगा, सीजियम होगा, रुबीडियम के बाद सीजियम होगा। तो सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55। इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस आती है, नियरेस्ट नोबल गैस वो हमारे पास होती है जीनोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54। तो 54 के बाद सीजियम के पास तो 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, 6s में आएगा, 6s1 हो जाएगा सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे पहले आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। बहुत ही सिंपल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है तो क्या आ जाएगा, 1s2 आएगा और 2s2 आएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की कैसे बनेगी, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, ये इसकी बन जाएगी नियरेस्ट नोबल गैस। वही इसके बाद क्या बनेगी, इसके लिए नियॉन बनेगी, बिग ब्रैकेट में आपने डाल देना है, उसके बाद 3s2 आपने लिख देना है। इसी तरह कैल्शियम की कितनी 20 एटॉमिक नंबर है तो क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 बनेगा इसमें 4s2। तो अब कैल्शियम में भी क्या हो रहा है कि यहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी बन रही है, नियॉन के बाद आर्गॉन की। आर्गॉन भी ब्रैकेट में डालोगे, उसके बाद आप 4s2 डाल दोगे, तो ये किसकी हो जाएगी,
कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। कैल्शियम के बाद हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी, स्ट्रोंशियम की। स्ट्रोंशियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 38। तो इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो कौन सी होगी स्ट्रोंशियम के लिए, वो होगी क्रिप्टॉन के बाद हीलियम, नियॉन, फिर आर्गोन, फिर क्रिप्टॉन। तो इसके बाद क्या होगी, क्रिप्टॉन होगी। अब क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो आगे क्या आ जाएगा 4s, 4 तो आ गया था, 5s आएगा इसमें। उसके बाद क्या आ जाएगा 5s आ जाएगा। इसकी कंप्लीट जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो यही निकलेगा कि नियरेस्ट क्रिप्टॉन बिग ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 56। तो इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो नियरेस्ट नोबल गैस इसमें ज़ीनॉन बनेगी जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, और उसके बाद 6s2 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप रेडियम की भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपकी कंप्लीट हो जाती है अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। और इन दोनों को, अल्कली मेटल्स को और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम किसका नाम देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, हाइड्रेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जो आपने मेमोराइज कर लेनी है। तो आज का जो टॉपिक था आपका वो कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।